नमस्कार। आज वायर की इस बातचीत में मैं अलीशान जाफ़री के साथ हूँ। अ, अलीशान जाफ़री से आप सारे लोग परिचित हैं। अभी वायर में जो एक डॉक्यूमेंट्री धारावाहिक रूप से दिखलाई जा रही है, 1 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिसे मुसलमान विरोधी हिंसा कहना ज़्यादा उचित होगा, वह हिंसा किस प्रकार सुनियोजित थी और उसमें अ, कौन से लोग, कौन से तत्व शामिल थे और एक सांगठनिक तंत्र कैसे काम कर रहा था, उसे क्यों स्वतः स्फूर्त नहीं कहा जा सकता। जो चरित्र वहाँ दिखलाई पड़ते हैं, वे कैसे अलग-अलग तरह की हिंसाओं में भी सक्रिय दिखलाई पड़ते हैं, यह वह डॉक्यूमेंट्री साबित कर रही है और वह यह बतलाना चाहती है कि अगर उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा को समझना हो, उसकी जाँच करनी हो, तो आपको इन बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा और इन बिंदुओं को जोड़कर आप ये पता कर सकते हैं कि यह हिंसा शुरू कैसे हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन-सा सांगठनिक तंत्र था। यह कोई स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया, किसी क्षणिक क्रोध का उबाल नहीं थी, यह डॉक्यूमेंट्री साबित कर रही है और ये बहुत मेहनत से अलीशान जाफ़री और मखनून वानी ने तैयार की है। मैं अलीशान के साथ जो आज बातचीत करने जा रहा हूँ, उसका संदर्भ 12 मार्च को दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद के डासना में एक मंदिर में एक किशोर के ऊपर की गई हिंसा है। इस किशोर का नाम आसिफ है। कुछ लोगों ने एक वक़्त तक उसका नाम नहीं दिया, लेकिन उसका नाम ज़ाहिर हो गया। यह किशोर उस मंदिर में पानी पीने गया था और फिर जब वह बाहर निकल रहा था, उसे बुलाकर या कहकर कि उसका वीडियो बनाया जाएगा, श्रृंगी नंदन यादव नाम के व्यक्ति ने उसे बुरी तरह से मारा। जब उसे मारा जा रहा था, तब श्रृंगी यादव के सहयोगी ने इस पूरी घटना को वीडियोग्राफ किया और फिर उस वीडियो को प्रसारित किया गया। उस किशोर को पीट कर छोड़ दिया गया, वो बाहर गया। लेकिन यह वीडियो वायरल हो गया, चारों तरफ यह वीडियो आया और उसके बाद एक सदमा सा लोगों को लगा, लोग हिल गए आसिफ के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त करते हुए। और यह कहना उचित होगा कि बहुत सारे हिंदुओं ने आसिफ से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी आसिफ कहते हुए एक ट्विटर ट्रेंड शुरू किया। यहाँ से शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे-धीरे अब आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं 12 मार्च से लेकर आज तक, कि आज जैसा मुझे बतलाया गया, ट्विटर पे 5वें नंबर पर जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, वह है वी स्टैंड विद श्रृंगी यादव। वो अभी पहले नंबर पर आ चुकी है, अभी वो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। हाँ, तो अलीशान जाफ़री बतला रहे हैं कि आज पहले नंबर पे ये ट्रेंड कर रहा है, आई स्टैंड विद श्रृंगी यादव या वी स्टैंड विद श्रृंगी यादव। श्रृंगी यादव अभी जेल में हैं। श्रृंगी यादव और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह फिर बहुत अनहोनी बात है, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की हिंसा की घटनाओं में जो अभियुक्त होते हैं, उनकी फौरन गिरफ्तारी एक आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन यह कहना होगा कि गाज़ियाबाद ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस ने बहुत सक्रियता से काम लिया, जैसा खुद आसिफ बतलाते हैं और आसिफ के पिता बतलाते हैं, और टेलीग्राफ ने विस्तार से इसे छापा है और हिंदू अखबार ने भी छापा है और दूसरी जगह भी इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है। वे बतलाते हैं कि जब मंदिर से बाहर निकले आसिफ जख्मी हालत में, तब 2 पुलिस वालों ने उन्हें देखा, रोका, प्राथमिक उपचार किया, मरहम पट्टी की और फिर घर गए और फिर वे पुलिस वाले उनके घर आए। उन्होंने वीडियो दिखलाया, वो वीडियो तब तक वायरल किया जा चुका था जिसमें आसिफ की पिटाई हो रही थी और वे आसिफ और उसके पिता को पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ उनका बयान दर्ज किया और फौरन दोनों अभियुक्त जो वीडियो पर थे गिरफ्तार हुए। अब यह पूरी घटना जिसमें पुलिस की असाधारण सक्रियता दिखलाई पड़ती है, जो इसके पहले
खासकर मुसलमानों के साथ की गई हिंसा के बाद नहीं दिखलाई पड़ती है, बल्कि प्रायः ऐसा होता है कि जिनके साथ हिंसा की गई उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और ये मैंने उन घटनाओं में देखा है जिन्हें मॉब लिंचिंग कहा जाता है, वो पहलू खान हों या दूसरी तमाम घटनाएं हों, जिनमें जो मारा गया, जिसके खिलाफ हिंसा हुई, उसी पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन इस घटना में पुलिस की भूमिका भी बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और हम ऐसा चाहते हैं कि पुलिस हर जगह इसी प्रकार व्यवहार करे। और उसके बाद जो सहानुभूति की लहर और अफसोस की लहर दिखलाई पड़ी, वहां से लेकर आज अब एक तरह की ढिठाई दिखलाई पड़ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो हमलावर है हम उसके साथ हैं, और उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की अपील जो पहले दिन से हो रही थी अब और तेज हो गई है। अलीशान, आपने पिछले साल जो हिंसा हुई, उस हिंसा की बहुत बारीकी से पड़ताल की है। हम इसे समझना चाहते हैं, हिंसा की इस मानसिकता को, कि आखिर इस हिंसा को जायज कैसे ठहराया जा सकता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या थी? क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया पहली थी जिसमें अफसोस दिखलाई पड़ा, निराशा दिखलाई पड़ी, एक तरह की शर्म दिखलाई पड़ी कि हमारी तरह के नाम का एक व्यक्ति इस तरह की अमानुषिक हिंसा कैसे कर सकता है? और उसके बाद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पुशबैक, हिंसा का पुशबैक दिखलाई पड़ा, और वह पुशबैक अब इतना ताकतवर हो गया है कि हिंसक व्यक्ति यानी श्रृंगी यादव के साथ खड़े होने का ऐलान चारों तरफ से किया जा रहा है। अपूर्वानंद जी, सबसे पहले तो आपको और आपके वायर के सभी दर्शकों को नमस्कार। उसके बाद में ये पहली बात जो आपने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतनी सक्रियता के साथ काम किया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से श्रृंगी यादव ने एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो में वो एक मुसलमान बच्चे को मारते हुए दिख रहा है, उससे पहले भी उसने ये वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस अपलोड की थी। बात यह है कि ये वीडियो वायरल हो गई, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिस तरीके के एक्सक्यूजेस जब मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके की जब बोला जाता है, अगर किसी मुसलमान के खिलाफ हिंसा होती है तो बोला जाता है कि ये गाय खा रहा था, या फिर ये किसी लड़की को छेड़ रहा था, या इसने लव जिहाद किया है, इस तरीके की बातों से हिंसा पर लीपापोती कर दी जाती है। क्योंकि ये एक बच्चा था और इसको इस बुरी तरीके से इस मासूमियत के साथ वो जवाब देता है उस वीडियो में, और उसके बाद उसको बेरहमी से मारा जाता है, तो लोगों के पास कोई नेचुरल, उनके पास कोई डिफेंस नहीं रहा उस वक्त बोलने के लिए कि इसको क्यों मारा गया आखिरकार। अब बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जिन वीडियोस में कहा जा रहा है कि मंदिर के बाहर भी हैंडपंप था, अलग अलग जगहों से वो पानी पी सकता था, फिर भी उसने मंदिर में जाने की गुस्ताखी क्यों की। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि मंदिर में जब वो आया था तो उसके बाहर लिखा हुआ था कि मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो 14-15 साल की उम्र तक आने के बाद भी पढ़ नहीं पाते हैं। इन बच्चों का ये मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं और इनसे समाज को खतरा है। इसलिए मेरे आदेश अनुसार, जो मंदिर के महंत हैं उनका कहना है कि मेरे आदेश अनुसार श्रृंगी यादव ने और उसके एसोसिएट ने, जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, मेरे आदेश का पालन करते हुए उस बच्चे को, या फिर भविष्य में भी कोई अगर घुसपैठ करता है मुसलमान, तो उसके साथ यही किया जाएगा। और इस ट्रेंड में, अगर इस ट्रेंड को आप देखिए, तो पहला जो लोगों का रिएक्शन था, वो रिएक्शन मेरे हिसाब से जेन्युइन रिएक्शन था, क्योंकि लोग माफी मांग रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि बच्चे ने कुछ भी गलती की हो, उसका कोई भी धर्म हो, उसको इस वजह से नहीं मारा जा सकता कि वो भूल से ही सही मंदिर के अंदर आ गया और उसने पानी पीने की गलती की, इस वजह से उसको नहीं मारा जा सकता है। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से ये इस चीज का भी इम्तिहान है कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत बची है। और जब हिंदुस्तान के लोगों ने ट्विटर पर यह दिखाया कि अभी इंसानियत थोड़ी बहुत बाकी है और हम इस चीज को, इस हिंसा को, इस नाइंसाफी को स्वाभाविक नहीं मान सकते हैं, तो लोग चुप हो गए और 2 दिन तक देखते रहे कि लोग क्या रिएक्शन देते हैं। उसके बाद अचानक से कुछ फार राइट हैंडल्स ने ये डालना शुरू किया कि हम श्रृंगी यादव के साथ हैं, और श्रृंगी यादव एक शेर है। यहाँ पर उसको शेर कहा जाना भी इससे पता चलता है कि ये इनके हिसाब से एक बहादुर व्यक्ति की डेफिनेशन या फिर उसकी परिभाषा क्या है। क्या एक बहादुर आदमी वो है जो एक कमजोर 13-14 साल के बच्चे को पकड़कर उसको मारता है और उसकी वीडियो बनाकर लोगों में
सेलिब्रेटरी एक तरीके से वायलेंस को ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस डेफिनेशन पर भी बात करना, इसको समझना भी जरूरी है कि ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो लोगों के अंदर ये खुशी डाल रही है कि वो एक बच्चे को मारकर खुद को शेर कहलवा सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी वह व्यक्ति जो मार रहा है उस बच्चे को पकड़ता है, उस बच्चे को वो बुलाता है पहले, यह कहकर कि हम वीडियो बनाएंगे। जैसा उसके उस वीडियो से भी बहुत साफ है, और उसके बाद जो उसने इंटरव्यू दिए हैं अलग अलग संवाददाताओं को, अलग अलग रिपोर्टर्स को, उससे भी जाहिर है कि उसको ये कहा गया कि हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये बिल्कुल योजनाबद्ध था कि इस वीडियो को बनाया जाना है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम पहले भी देख चुके हैं, और इसका जो सबसे दिल दहला देने वाला उदाहरण आया था कुछ वर्ष पहले, वह राजस्थान के राजसमंद में एक दिहाड़ी मजदूर अफराजुल की बेरहमी से की गई हत्या का वीडियो था, जो उसके हत्यारे शंभूलाल रैगर ने अपने एक किशोर भांजे से बनवाया था। और वह बिल्कुल सधे हुए हाथ से वो वीडियो किया जाता है, हाथ बिल्कुल कांपता नहीं है, और जब तक उसकी हत्या की जा रही है वह वीडियो, वह कैमरा चलता रहता है। और वह हत्या भी बहुत ठंडे ढंग से की गई थी, जैसे यह हिंसा भी बहुत ठंडे ढंग से की गई, सोची समझी हिंसा है। यह कोई उत्तेजना में की गई हिंसा नहीं है। यह चूंकि मंदिर पर बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान को का आना निषिद्ध है, इस और कोई मुसलमान आता हुआ दिख गया, उसको देख के गुस्सा आ गया और मार दिया, यह नहीं है। बल्कि सोच समझ कर कि इसे अब मारना है, मारते हुए इसका वीडियो बनाना है। ठीक यही चीज जो शंभूलाल रैगर ने की थी, और ठीक यही चीज जो उसके बाद अनेक बार, दर्जनों दर्जनों बार दोहराई गई है। और यह एक तरीका है जो भारतवर्ष में पिछले वर्षों में अपनाया गया है, जिसको मैं कहता हूं कि यह एक तरह से हिंसा की अदायगी है, एक परफॉर्मेंस है हिंसा का, हिंसा का उत्पादन है, और उसके बाद उसका वितरण है। तो एक जगह हिंसा की जाती है, लेकिन उसको वितरित किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, ताकि जिन लोगों ने सीधे हिंसा न की हो, वे इस हिंसा का आनंद ले सकें और वे उसमें शामिल भी हो सकें। और शामिल होने के कई तरीके हैं। आप उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप उस वीडियो पर एक समर्थन की टिप्पणी करते हैं, इस प्रकार आप उस हिंसा में शामिल हो जाते हैं बिना अपने हाथ गंदे किए। अपूर्वानंद जी, इस तरीके की हिंसा का प्रचार, इसका प्रसार पहले भी हुआ है। इससे पहले जर्मनी में जब नाजी युग था, तब इस तरीके की हिंसा को कार्टून्स के तहत फैलाया जाता था लोगों के बीच। और इससे पहले अमेरिका में जब लोगों की लिंचिंग होती थी, तो लोग उनकी फोटोग्राफ्स खींचकर क्रिसमस पर बच्चों को स्कूलों में बांटते थे। तो एक तरीके से हिंसा, ये जो भी हिंसा हुई है, और इस तरीके की हिंसा को आपने अफराजुल का नाम लिया और शंभूलाल रेगड़ का नाम लिया, तो शंभूलाल रेगड़ ने जब अफराजुल का कत्ल किया, उसके बाद लोगों ने शंभूलाल रेगड़ को रामनवमी में उसकी प्रतिमा को झांकी निकाली थी, उसकी प्रतिमा को बिठाकर। अब उसकी जो फंडिंग हुई थी, जो लाखों लोगों ने उसकी पत्नी के लिए पैसा जमा किया, उसकी फैमिली के लिए पैसा जमा किया, वो भी एक तरीके से स्पॉन्टेनियस नहीं थी। क्योंकि हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि ये आम लोग कर रहे हैं, और आम लोगों ने लाखों रुपए जमा किया। हो सकता हो कि आम लोग भी उसमें शामिल हो गए हों, लेकिन उसकी शुरुआत इसी तरीके के राइट विंग हैंडल्स ने की थी। ये सोशल मीडिया से हुई थी। उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया था, और बाकायदा उस वीडियो को दिखाकर पैसा मांगा गया था कि आपके लिए कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कुर्बान हुआ है, तो आपको उसको पैसा देना चाहिए। और इस तरीके से उसके लिए चंदा जमा किया गया था, जो आज इस केस में भी किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी चीज है कि आपने देखा कि कैसे जो इस बच्चे को, आसिफ जिसका नाम है, उसको मारा गया। उसके बाद 2 दिन तक राइट विंग के जितने भी बड़े हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन अचानक से आई स्टैंड विद श्रृंगी यादव का जो ये ट्रेंड चला, इसमें सबसे पहले उस वीडियो को, जो कि उस मंदिर के बाहर दोबारा एक जन जवार करके एक चैनल है, उस चैनल के वीडियो के बाइट्स को काटकर, एक और व्यक्ति के बाइट्स को काटकर एक वीडियो बनाया गया, जिसको हिंदू इकोसिस्टम ने डाला। हिंदू इकोसिस्टम कपिल मिश्रा चलाते हैं। कपिल मिश्रा भाजपा के नेता हैं, और कपिल मिश्रा ने उसको सबसे पहले डाला, क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है वायलेंस का, इसमें कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ दक्षिणपंथी संस्थाएं
और भाजपा के कुछ ऐसे नेता जो कि हिंसक और भड़काऊ भाषण देने के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, वो साथ मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को और इस तरीके के पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हाँ, तो अ, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो यही कि एक तो यह हिंसा कोई स्वतः स्फूर्त नहीं है। यह हिंसा पैदा की जाती है, संगठित की जाती है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और लोगों को उकसाया जाता है कि वो इसमें शामिल हों। कुछ उन्हें शर्मिंदा भी किया जाता है कि आखिर तुम्हारे लिए भले ही इसने गलती की हो। और मुझे केका शास्त्री की बात याद आती है जो विश्व हिंदू परिषद गुजरात के अध्यक्ष थे। कहा जाता है कि वे विद्वान थे, संस्कृतज्ञ थे और गुजरात में 2002 में जब हिंसा की गई मुसलमानों के खिलाफ, तो केका शास्त्री ने कहा कि हमारे बच्चों से कुछ ज़्यादती हो गई, लेकिन काम वे ठीक ही कर रहे थे। तो ज़्यादती भले ही हो गई हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ उनके साथ खड़े होने का है। तो यह प्रेरणा बार-बार, बार-बार दी जाती है और अभी भी जो क्रम आप बतला रहे हैं या हम सारे लोगों ने देखा है, वह यह है कि अब तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तर्क ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि भले ही वो बच्चा होगा, लेकिन यह समझना ज़रूरी है, जैसा जन ज्वार के उस वीडियो में है या दूसरी जगह कहा जाएगा कि ये सामान्य बच्चे नहीं हैं, आखिर ये मुसलमान बच्चे हैं और इनके ये ख़ास होते हैं, इनके अंदर एक ख़ास चीज़ पल रही है, आप उसको नहीं समझते हैं। फिर यह कि ये मंदिर मुसलमानों के मोहल्ले में है और कितनी मुश्किल से चल रहा है। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे लोगों के बीच लाई जाती हैं और यह कहा जाता है कि अगर संजय यादव ने यह काम किया जो कि आपको बुरा लग रहा है, आपकी अ, आपको उससे चोट पहुँच रही है, उसका संदर्भ समझने की ज़रूरत है। और कई प्रकार के संदर्भ दिए जाते हैं और वो संदर्भ मुगल काल तक जा सकते हैं, उसके पीछे भी जा सकते हैं। और यह बतलाया जा सकता है कि जो एक व्यापक अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है, उस अत्याचार के संदर्भ में ही इस छोटी-सी घटना को देखना चाहिए। इसलिए इस घटना की गंभीरता को भी कम करने का प्रयास किया जाता है और हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह जो पूरा क्रम है, जिसमें समाज को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे हिंसा के प्रचारक तैयार किए जाते हैं, जिनकी पड़ताल आपने की है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि उसके विस्तार में हम जाएँ, लेकिन यह प्रक्रिया जिसमें स्थानीय स्तर पर हिंसा के प्रचारक होते हैं, फिर जो प्रभावकारी बन जाते हैं और वो दूसरे हिंसा के प्रचारकों को तैयार करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, हमने अपनी जो जाँच में पाया वो ये है कि कम उम्र के लड़के जो इस तरीके के वीडियोज़ देखते हैं, इस तरीके के भाषण सुनते हैं, जहाँ पर खुलेआम मुसलमानों को काटने और मुसलमानों को मारने की बात की जा रही होती है। और ये कहा जा रहा होता है कि ये अगर हमने नहीं किया तो हम काट दिए जाएँगे या फिर हम मार दिए जाएँगे। ये खुलेआम भारत में कई वर्षों से चल रहा है और ये एक पैरेलल इकोसिस्टम है जो कि हम नहीं देख पाते हैं। हम कुछ वेबसाइट्स, कुछ ट्विटर हैंडल्स की बहस में कि इस नेता ने क्या बोल दिया या फिर उसने क्या बोल दिया, इस बहस में फँसे रहते हैं। लेकिन सबटेरेनियन नेटवर्क्स में या फिर दूर-दराज के जो भारत के इलाके हैं और दूर-दराज भी क्यों कहा जाए, दिल्ली के बाहर या फिर दिल्ली के आस-पास के भी जो इलाके हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल्स, छोटे-छोटे संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो संगठन सिर्फ हिंसा के प्रचार का काम कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो भी आप देश के काम आ सकते हैं इस हिंसा से जुड़कर। और इस हिंसा से जुड़ने के लिए आपको उन लोगों को कमज़ोर समझना पड़ेगा, उन लोगों को गालियाँ देना पड़ेंगी जो लोग इस हिंसा में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसमें मुसलमानों से भी ज़्यादा गालियाँ उन हिंदुओं को दी जाती हैं, जिनके दिल में तकलीफ हुई है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपने अभी बताया कि हमारे बच्चों से ज़्यादती हो गई। इसी तरीके से जिस मंदिर में ये हिंसा हुई, उसके बाद मंदिर से ये स्टेटमेंट आया कि गलती तो हुई है, लेकिन गलती ये थी कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए थी। अब इससे पता क्या चलता है कि मतलब हम हिंसा करें लेकिन हमें हिंसा के सबूत नहीं छोड़नी चाहिए। और बार-बार ये कहा जाता है कि मुसलमान इनके इसी तरीके के वीडियोज़ में ये कहा जाता है कि मुसलमान जब भी हिंसा करते हैं, तो वो सबूत नहीं छोड़ते हैं और उल्टा विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं।
तो आपको भी इस तरीके से उनके रोल मॉडल उनके मॉडल को समझना चाहिए और आपको भी वैसी ही हिंसा करनी चाहिए जिसमें आपको विक्टिम समझा जाए। तो इस तरीके का विक्टिमहुड, इस तरीके की चीज हमने देखा दिल्ली हिंसा में, जहां पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां पर मुसलमानों ने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का या जान माल का नुकसान झेला। अब वायर को ही दिए गए अपने इंटरव्यू में अगर आप देखें, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा 5 नाम गिनाते हैं हिंसा में मरे हुए लोगों के, जो कि सारे हिंदू नाम हैं। उनको एक भी मुसलमान नाम शायद नहीं पता था जो हिंसा में मरे, जबकि 3/4 लोग जो कि हिंसा में मरे थे वो मुसलमान थे। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हिंसा में कोई मुसलमान नहीं मरा, तो वो बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो हिटलर भी मरा था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिटलर पर पूरी दुनिया ने मिलकर हमला कर दिया था? तो ये बात समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो डिह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस है, वो एक वर्ग के लिए, शायद दाढ़ी वाले मुसलमानों के लिए जो टोपी लगाते हैं उनके लिए हो चुका है, जिन्हें ये लोग खुलकर खुलेआम मुल्ला या फिर जिनके लिए और अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका डिह्यूमनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर उनको मारा जाता है तो शायद हिंदुस्तान में वो प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती जो प्रतिक्रिया आपको आसिफ के लिए देखने को मिल रही है। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि ये जो डिह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस है, वो एक खास तरीके के मुसलमानों का, जो कि एक खास तरीके के कपड़े पहनते हैं, एक खास तरीके से बातचीत करते हैं या फिर एक खास तरीके का रहन सहन रखते हैं, उनका डिह्यूमनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जिनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है उनका डिह्यूमनाइजेशन हो चुका है, लेकिन जो कपड़ों से नहीं पहचाने जा सकते हैं, जो मासूम लगते हैं, जिन पर जुल्म करना आम तौर पर एक हिंदू या फिर किसी भी इंसान के दिल को तकलीफ दे सकता है, चैलेंज यही है कि उनको डिह्यूमनाइज कैसे किया जाए, और इसी चैलेंज पर ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे जैसे याद है जुनैद की हत्या की, ट्रेन में एक 14-15 साल के बच्चे की हत्या, जिसे चाकू से गोद कर मार डाला गया और जिसमें पूरी भीड़ देखती रही और एक तरह से शामिल हुई और उसे मार के फेंक दिया गया। जब इस हत्या के बारे में मैं चर्चा कर रहा था एक शिक्षा संस्थान में, तो वहाँ के छात्रों ने इसके लिए तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वह सीट को लेकर कोई झड़प थी और इसको हिंदू मुसलमान का कोई रंग नहीं देना चाहिए। सिर्फ सीट को लेकर झड़प थी, आप इसको इतनी बड़ी बात बतला रहे हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ज़रूर जिसने मारा उसने गलत किया, लेकिन इसको इस तरह से मत देखिए। तो उसको भी जायज़ ठहराने की कोशिश एक प्रकार से की जा रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि नहीं, जुनैद ने भी गलती की थी, उसने भी गाली-गलौज की होगी, उसने भी सीट देने से इनकार किया हुआ, जबकि बात इसके बिल्कुल उलट थी। और यहाँ भी यह कहा जा रहा है कि अब जो तर्क प्रस्तुत किया जाने लगा है पिछले 2 दिनों में, और जिससे इस हत्या को जायज़ ठहराया जाएगा, और जो शर्मिंदगी 2 दिन पहले दिखलाई पड़ रही थी, उस शर्मिंदगी से लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ लाखों का लोहा था जिसको चोरी कर लिया जाता था, और इस वजह से निगरानी ज़रूरी थी, चौकसी ज़रूरी थी, और ये बच्चा जो अंदर घुसा वो क्यों घुसा, इसके इरादे नेक नहीं थे वगैरह। तो आप जो डिह्यूमनाइज करने की बात कर रहे हैं, आसिफ जैसे किशोर को, या आसिफा जैसी एक लड़की जो कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसका भी डिह्यूमनाइजेशन पूरा हो गया। अगर आप उस पूरी घटना को याद रखें तो, क्योंकि आप जब डिह्यूमनाइज कर देते हैं तो उस पर हिंसा करना आसान हो जाता है, और उस हिंसा को जायज़ ठहराना भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बराबर है ही नहीं। उनको ख़त्म किया जाना उचित भी है, स्वाभाविक भी है, किया जा सकता है, और अगर हो गया तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के नीचे पिल्ले आ जाते हैं, हमारे पाँव के नीचे चींटी आ जाती है, और अगर कोई परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, तो हम उसको झटक देते हैं। झटकने में जान भी जा सकती है। तो लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नए जो संप्रेषण के माध्यम हैं, वह ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या दूसरे माध्यम हो, उनके ज़रिए एक बड़ा संगठन तैयार किया जा रहा है हिंसा का, और यह अधिक चिंता की बात है। डिह्यूमनाइजेशन एक तरफ इनका किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वे भी डिह्यूमनाइज किए जा रहे हैं जो इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं। मसलन श्रृंगी यादव के इतिहास के बारे में
जब देखा गया तो यह आपसे ही हमारी बातचीत हो रही थी कि 2 वर्ष पहले का संजय यादव वह नहीं है जो आज का संजय यादव। तो आप लोगों को हिंसक बना सकते हैं, आप लोगों को हत्यारा बना सकते हैं। यह बात थियोडोर एडोर्नो कहते हैं ऑशविट्ज के बाद, कि आप ऑशविट्ज के बाद शिक्षा का गठन कैसे करेंगे। और उनका कहना है कि एक एक व्यक्ति को एक भीड़ में तब्दील कर देने की जो पूरी कोशिश होती है, उस कोशिश को रेजिस्ट करके ही हिंसा का विरोध किया जा सकता है। ये जिस तरीके से आपने जो ये नए संप्रेषण के माध्यमों की बात की, ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जो नेटवर्क्स हैं, वो इस तरीके से इनका एल्गोरिदम काम करता है कि अगर आप हिंसा देखना चाहते हैं, अगर आप इस थॉट में, इस प्रोसेस में, ये जो पूरी आइडियोलॉजी है इसमें भरोसा रखते हैं, जो कि हर तरीके के लोगों के लिए एक कुछ लोगों के लिए विक्टिमहुड वाला प्रोपेगेंडा है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सीधे हिंसा की बात करता है, हिंसा के लिए लोगों को उकसाता है। तो अगर आप हिंसा में भरोसा रखते हैं तो आपको वो हिंसा परोसी जाएगी और वो हिंसा लगातार परोसी जाएगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक चैनल्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है और अपने कुछ रिपोर्ट्स में भी बात की है। आप देखते हैं कि कुछ लोग जो कि सिंघू बॉर्डर पर दिखते हैं, वही लोग आपको उत्तरी पूर्व दिल्ली में भी दिख रहे थे और वही लोग आपको अन्य जगहों पर भी दिखते हैं हिंसा की वकालत करते हुए। इनको इस तरीके से ये सोशल मीडिया पेजेस, सोशल मीडिया नेटवर्क्स प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये लोग आम लोग हों या फिर आम जनता का हिस्सा हो और इनके अंदर गुस्सा हो देश के तथाकथित गद्दारों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए और देश में रहने वाले अन्य लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए। एक बात कही थी जॉर्ज ऑरवेल ने कि जिस वक्त सच बोलना लोगों के लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, सच सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त उन लोगों के लिए जो लोग सच बोल रहे हैं उनसे नफरत बहुत ज्यादा समाज में बढ़ जाती है। तो वही हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार आप किसी को एक फैक्ट के साथ, एक न्यूज रिपोर्ट या फिर एक अच्छे ओपिनियन पीस के साथ उससे बहस करने की या फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको या तो गाली देकर उस बात को खत्म करना चाहता है या फिर वो चाहता है कि आप 5 और चीजों के बारे में बात करें। हिंदुस्तान में हुआ ये है कि जब जैसे आपने आसिफा की बात की, तो आसिफा के वक्त ही हमें याद है कि मंदसौर में एक घटना हुई थी, फिर उसके बाद अलीगढ़ के टप्पल में कुछ घटना हुई थी और लगातार ये सवाल पूछा जाने लगता है किसी एक हिंसा को दूसरी हिंसा से जोड़कर कि इस हिंसा पर जो लोग पूछ रहे थे सवाल, वो इस हिंसा पर चुप क्यों हो गए। और इस सवाल को बार बार लोगों के दिमाग में इस तरीके से उतारा गया है जैसे कि लोग एक तरीके की हिंसा से खुश होते हो और दूसरी तरीके की हिंसा से दुखी होते हो। और ये वही लोग बोल रहे हैं, ये सवाल अक्सर वही लोग पूछते हैं जो आज ट्रेंड कर रहे हैं कि आई स्टैंड विद श्रृंगी यादव। लेकिन किसी ने ट्रेंड नहीं किया था कि मंदसौर की हिंसा के बाद मंदसौर के जो आरोपी थे उनके लिए किसी ने कोई ट्रेंड नहीं चलाया था, या फिर जिस हिंसा में मुसलमानों का नाम आता है उस हिंसा के लिए शायद ही भारत में मुसलमान कोई ट्रेंड चलाते हो। जी हाँ, तो यह फर्क करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बलात्कार सिर्फ एक ही धर्म के लोग कर रहे होंगे, हिंसा एक ही धर्म के लोग कर रहे होंगे, लेकिन फर्क इसमें किया जाना चाहिए कि अगर एक जगह हिंसा हो रही है और वहां हिंसक व्यक्ति के पक्ष में या जिसने हिंसा की है उसके पक्ष में पूरा अभियान चलाया जा रहा हो, तो वह निश्चित रूप से एक अलग किस्म की हिंसा है। और दूसरी जगह का जहां कोई एक व्यक्ति हिंसा करता है और उसके पक्ष में कोई भी संगठित अभियान नहीं चलता, तो दोनों को आप तुलनीय नहीं ठहरा सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि यह हिंसा और यह हिंसा दोनों तुलनीय। यह बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन अक्सर लोगों की समझ में नहीं आती। आज हमने सिर्फ यह समझने की कोशिश की है कि यह जो हिंसा का पूरा मनोविज्ञान है या हिंसा की मानसिकता है, यह किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार एक हिंसा का संगठन तैयार होने लगता है और हम जाने अनजाने उसमें खिंचने लगते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पूर्वग्रह हमारे मन में पहले से सोए हुए हैं और उन पूर्वग्रहों को उकसाया जाता है, जगाया जाता है। हमारे पास उन पूर्वग्रहों की सत्यता की जांच करने का कोई उपाय नहीं होता, इसलिए हम आसानी से उनको सच भी मान सकते हैं। तो यह जो अभी की हिंसा है
गाजियाबाद के डासना के मंदिर में, और उसके बाद उस हिंसा को लेकर एक शर्मिंदगी, एक अफसोस, और अब उस अफसोस को लेकर लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश कि इस हिंसा पर अफसोस नहीं किया जाना चाहिए, और बल्कि जिसने हिंसा की उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और उसके साथ ही एक एक आखिरी बात हम लोग ये कर लें कि पुलिस की प्रतिक्रिया यहाँ ज़रूर एक अपवाद है। पिछले दिनों भारत में जी। जो पुलिस की प्रतिक्रिया दिखलाई पड़ी है, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रमुख ने यह कहा कि यह जो व्यक्ति है श्रृंगी यादव, जिसने हिंसा की है, मंदिर के जो पुजारी हैं या महंत हैं, यह उनका शिष्य है, और उन्होंने कहा है कि मेरे शेर गिरफ्तार हो गए और मैं सोया हुआ हूँ, ये बहुत शर्म की बात है। और आज अखबार में यह बात आई है कि उन्होंने इसको जायज़ भी ठहराया है, ये कहा है कि ये बिल्कुल जायज़ है, ठीक किया। ये तो मैंने ही करने को कहा हाँ, था। आपने जो कहा कि गलत सिर्फ ये किया कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और सबूत नहीं ये भी चाहिए। कहा उन्होंने कि ये ट्रेनिंग तो मैंने ही दी थी कि ये करना अगर वो लोग आ जाएं। हाँ, तो अब जो पुलिस वहाँ कह रही है कि अगर पीड़ित परिवार शिकायत करे तो हम उनका नाम भी एफआईआर में डाल सकते हैं। अब पुलिस के पास पूरा प्रमाण है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस हिंसा की ट्रेनिंग दी थी। तो और मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा कि वहाँ के पुलिस प्रमुख ने श्रृंगी यादव के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि श्रृंगी यादव रेडिकलाइज हुआ है। तो हम इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में बार-बार ये कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया ही आपराधिक है। तो भारत से कोई व्यक्ति अगर इंडियन इस्लामिक स्टेट को अ, में शामिल होने के लिए जाए, तो उसे अपराधी माना जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ये कहा जाता है ये रेडिकलाइजेशन गलत है। अब यहाँ जब यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि श्रृंगी यादव रेडिकलाइज हुआ है, जो उसके इतिहास से भी पता चलता है, पहले वो एक सामान्य व्यक्ति था और धीरे-धीरे वो रेडिकलाइज हुआ है। तो उसे रेडिकलाइज करने वाली जो संस्थाएँ हैं, जो व्यक्ति हैं, वो श्रृंगी यादव से कम ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो श्रृंगी यादव की तरह के बहुत सारे लोगों को रेडिकलाइज करेंगे। तो उस स्रोत को बंद करना, उस स्रोत को रोकना, उस स्रोत को निष्क्रिय करना बहुत आवश्यक है। तो भारतीय अ, पुलिस जितना प्रोएक्टिवली रेडिकलाइजेशन को एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर उसे रोकने की काम करने लगती है, जब वह देख रही है कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो उसे भी प्रोएक्टिवली यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरी अपूर्वानंद समझ। जी अपूर्वानंद जी, इसमें एक चीज ये भी है कि आपने अगर देखा हो इस हिंसा के बाद जो आपने अफसोस की बात कही, इस अफसोस पर लोगों को अफसोस हो रहा है कि लोग क्यों सहानुभूति जता रहे हैं एक मुसलमान बच्चे के साथ जिसके खिलाफ हिंसा हुई है। इससे और इस तरीके के जो आज ट्रेंड हुआ है उससे उस ट्रेंड को कि सॉरी आसिफ का जो ट्रेंड चला था ट्विटर पर, उस ट्रेंड को साफ करने की कोशिश की जा रही है। इससे इसके दो मेरे हिसाब से असर हो सकते हैं। पहला ये कि मुसलमानों को ये मैसेज जाता है इससे कि ये मत समझो कि हिंदुओं के दिल में या फिर बहुत सारे हिंदुओं के दिल में तुम्हारे लिए रहम आ गया है। और दूसरा ये कि उस दिन जो लोग बोल रहे थे उन हिंदुओं को भी इस बात की शर्मिंदगी महसूस कराना कि तुम कैसे एक मुसलमान के साथ खड़े हो सकते हो जिसके साथ नाइंसाफी हुई। और जहां तक की बात है रेडिकलाइजेशन की, ये रेडिकलाइजेशन अगर आप देखिए पिछले 2, 3, 4 सालों में खासकर इस तरीके की वीडियोस जहां पर खुलेआम ये बोला जाता है और जो उस मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो अपने वीडियोस में साफ-साफ बोलते हैं कि उनका उद्देश्य इस पृथ्वी से, इस दुनिया से इस्लाम को खत्म करना है, उसे मिटाना है। और वो ये भी बार-बार बोलते हैं कि मुसलमानों से लड़ना, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना उनका उद्देश्य है। वो गालियां देते हैं खुलेआम इस्लाम के पैगंबर को। वो खुलेआम बैठकर न्यूज़ नेशन जैसे चैनल पर हत्यारा, लुटेरा और अलग-अलग चीजें इस्लाम के और इस्लाम से जुड़ी पवित्र हस्तियों के लिए बोलते हैं। और ये उस भारत में ही बोली जाती हैं जहां पर किसी सीरियल को या फिर किसी टीवी सीरीज या किसी बुक को बैन कराने के लिए आए दिन आंदोलन या आए दिन कोई विवाद खड़ा होता रहता है। तो सरकार अगर उस चीज को इतना प्रोएक्टिवली लेती है तो इस तरीके के हिंसा के उकसावे को सरकार आखिर क्यों प्रोएक्टिवली नहीं ले रही है, ये समझ के बाहर है। और इस तरीके के हजारों लोग भारत में पैदा हो गए हैं जो एक कार में बैठकर गालियां देते हुए
या हिंसा करने की धमकी देते हुए बार बार वीडियोस बनाते हैं और लगातार लोगों के मन में एक अजीब से गुस्से को, एक अजीब सी वहशत को, पागलपन को जिंदा रखना चाहते हैं कि उन्होंने 1526 में ये किया था, उन्होंने 1038 में ये किया था, तो आज 2021 में हमें क्या करना चाहिए? जो इस सवाल के साथ हमेशा लोगों के ऊपर बॉम्बार्डमेंट होता रहता है इस तरीके के सवालों का, उससे ही लोग मेरे हिसाब से रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये इकलौता कोई व्यक्ति नहीं है, इस तरीके के हजारों भारत के युवा हैं, खासकर बेरोजगार और पिछड़े वर्गों से आने वाले लोग, जो कि इन वीडियोस को देखते हैं और इन वीडियोस में अपनी पर्पस ढूंढते हैं और बिहार से चलकर डासना पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये आकर्षण इतना इतना बड़ा है रेडिकलाइज होने का, तो सिर्फ भारत से सीरिया जाने की बात नहीं है, भागलपुर से या बिहार से डासना आने की बात भी है। यह बात सबको समझनी चाहिए। बहुत पहले चीन के कथाकार लू शुन ने एक कहानी लिखी थी, एक पागल की डायरी। हमने कभी पटना में उस कहानी का मंचन भी किया था। उसका एक संवाद मुझे याद रह गया है। वह संवाद ये है कि हम जो वयस्क लोग हैं, हम आदमखोर हो चुके हैं। ज़रूरत बच्चों को आदमखोर होने से बचाने की है, जिन्होंने आदमी का गोश्त नहीं चखा है। इस संवाद की इसी तरह उसको मानने न मानने की बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो वही है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने नौजवानों को रेडिकलाइज होने से बचा सकते हैं कि नहीं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यह कोशिश उन संस्थाओं को करनी पड़ेगी जो कानून चलाने वाली संस्थाएं, शिक्षा संस्थाओं को करनी पड़ेगी, मीडिया संस्थानों को करनी पड़ेगी, और हमें और आपको सबको करनी पड़ेगी, ताकि हमारे आपके चारों तरफ जो श्रृंगी यादव नए नए तैयार ना हो और हम बार बार शर्मिंदगी का एहसास ना करें। अपूर्वानंद जी, इस बात का भी आप इस बात का भी यकीन कीजिए कि इन वीडियोस में जो ये वीडियोस देखे जाते हैं, इन वीडियोस के 60 मिलियन, 7 मिलियन, 12 मिलियन व्यूज होते हैं, करोड़ों में कुछ कुछ वीडियोस के व्यूज होते हैं, जहां पर खुलेआम हिंसा की बात की जा रही होती है। और इन वीडियोस को जब हम रिपोर्ट करते हैं, इन वीडियोस के बारे में जब हम लोग लिखते हैं, तब पुलिस की तरफ से और ना ही इन सोशल मीडिया एजेंसीज की तरफ से कोई इन वीडियोस के ऊपर कार्यवाही की जाती है। आज की तारीख में भारत में जिस तरीके से वीडियोस डाउनलोड करके व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू पूरे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क पर फैलाए जाते हैं, जो कि हजारों लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू लोगों के घर में पहुंच रहे हैं, ये एक आम टीवी डिबेट से या फिर एक आम टीवी पे फैलने वाले जहर से कई गुना ज्यादा खतरनाक और कई गुना ज्यादा जहरीले हैं। इसको भारत की सरकार इस तरीके से बार बार जब इस तरीके की हेट स्पीच दी जाती है, तो बोला जाता है कि ये लोग तो आवेश में आके ये बात कह दे रहे हैं। आप बाकी अगर कोई दूसरे धर्म से, खासकर कोई मुसलमान या फिर कोई छात्र ये बात बोलता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, जामिया का कोई छात्र, तो उसकी स्पीच को तोड़ मरोड़ कर कोई बात निकाल ली जाती है, ढूंढा जाता है, रीड बिटवीन द लाइंस जिसे आप कहते हैं, करके कि इसने क्या ऐसी बात बोली है जिसको हम विवादास्पद दिखा सकते हैं। लेकिन जहां पर खुलेआम कानून को चुनौती दी जा रही हो, पुलिस को, न्याय को चुनौती दी जा रही हो कि हम एक तबके के साथ, समाज के एक पूरे वर्ग के साथ इस तरीके की हिंसा करेंगे और हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पर कुछ लोग दब कर रहेंगे और कुछ लोग सीनातान कर रहेंगे, इस बात पर भारत की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसका बार बार भारत से तुलना की जाती है, अगर आप वहां के जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स हैं, इनकी स्पीचेस सुनिएगा, ये भी हिंसा के उकसावे की बात बार बार करते हैं, लेकिन उनकी स्पीचेस और इन स्पीचेस में फर्क ये है कि वो कम से कम इतनी शर्म रखते हैं अपनी आंखों में कि कानून के सामने खुलेआम हिंसा को या फिर काटने मारने की बात को खुले शब्दों में ना बोलें, उनको कम से कम एक मेटाफोरिकल फॉर्म दे दें या फिर उनको घुमा फिरा के लपेटे में कह दें। तो ये शर्मिंदगी भारत में जो लोग नफरत फैला रहे हैं या फिर हिंसा का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कानून का डर नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि वो जानते हैं कि सरकार उनसे शायद इस बात पर कोई जवाबदेही नहीं मांगेगी। हम अपनी बात को यहीं रोकेंगे, दर्शकों और श्रोताओं से यह अनुरोध करते हुए कि
वे इसकी गंभीरता को समझें, वे यह देखें कि हिंसा का यह जो उत्पादन, वितरण और हिंसा में आनंद लेने की प्रवृत्ति एक तरह से हिंसा की एक पूरी पोर्नोग्राफी जो भारत में तैयार की जा रही है और लोग तैयार किए जा रहे हैं जो हिंसक होंगे, हिंसा में आनंद लेंगे। इससे यह समाज कितना स्वस्थ रह जाएगा और यह समाज कितना मानवीय बना रहेगा, इसके बारे में हमें और आपको सबको मिलकर विचार करने की आवश्यकता होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अलीशान, ये बातचीत करने के लिए। आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।